सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। बच्चों, ये जो कविता है बहुत रोचक है और बहुत ही मज़ेदार भी है और आसान भी है। बच्चों, हम बात करें इनके कवि कुंवर नारायण जी के बारे में। इनकी व्यक्तित्व का जो पूरा परिचय है इनकी इन दो लाइनों से मिल जाता है। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। बच्चों, इन्होंने ये कवि ऐसे रहे, इन्होंने कई देशों की यात्राएं की हैं, अन्वेषी स्वभाव रहा है और इन्होंने जो कविताओं की रचना की है वो कविता इन्होंने अपना पांडित्य दिखाने के लिए, अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं की है, बल्कि सीधी सपाट सहज अभिव्यक्ति है अपने भावों की और अपने विचारों की। बच्चों, हम बात करें कवि कुंवर नारायण जी के परिचय के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। ये आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं, अर्थात इनका बहुत नाम है आधुनिक हिंदी कविता जगत में। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की हैं। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास अपने काव्य लेखन की शुरुआत की, कविताएं लिखना से प्रारंभ किया। इन्होंने चिंतन परक लेख, जिन लेखों में चिंतन की आवश्यकता होती है, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, इनको अनेक पुरस्कार प्राप्त भी हुए हैं, जैसे कबीर सम्मान हो, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार। बच्चों, हम बात करें इनकी रचनाओं की, इनके काव्य संग्रह रहे हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, और इनका जो आत्मजयी है बहुत प्रबंध काव्य रहा है, बहुत विशाल काव्य रहा है। हम बात करें इनके कहानी संग्रहों की, इनके कहानी संग्रह रहे आकारों के आसपास, समीक्षा, आज और आज से पहले, और सामान्य लेख रहा है इनका मेरे साक्षात्कार। बच्चों, अब हम बात करें इनकी कविता की विशेषताओं की, कि इनकी कविताओं में क्या विशेषता हैं। कुंवर नारायण जी ने कविता को सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। उनका मानना है कि कविता रचना पांडित्य प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव काम है, सृजनात्मक कार्य है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके भाव को तोड़ मरोड़ करके और उलझाया जाए। अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय, और इनके जो विचार हैं बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, उनमें कहीं भी संदेह की बात नहीं होती है। इनके बजाय इनमें संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है, सीधी सपाट बयानी करते हैं। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि हैं। नगर में जो इमोशंस हैं उस इमोशंस को लोगों के सामने लाने वाले कवि रहे हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु वैयक्तिक अर्थात व्यक्ति विशेष से संबंधित तथा सामाजिक ऊहापोह, समाज के आधार पर हमारे अंदर कौन कौन सी उलझनें पल रही हैं, उनका तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है कि हम समाज के नियम कानून रीति रिवाजों का पालन करते करते किन उलझनों में फंस जाते हैं। तो उसका प्रभाव इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, वीतराग मतलब जो किसी वस्तु विशेष से, बात विशेष से ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन में उठने वाले द्वंद्व का ऊहापोह के रूप में पढ़ी जा सकती है कि एक आम आदमी किस प्रकार आज के वर्तमान समाज में परेशान है, उनके मन में द्वंद्व चल रहे हैं, तो उन द्वंद्वों को वो अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। तो इनकी काव्य का विशेषता रही हैं। बच्चों, कोई भी कवि या लेखक है अपने मन की भावनाओं को ही व्यक्त करने के लिए कविताओं का या साहित्य का सृजन करता है। तो इन्होंने जो अपना सृजन किया है
इसमें इन्होंने अपने मन के जो द्वंद्व हैं, मन के जो उलझन की अवस्था है, मन में कहीं ना कहीं जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को, उस द्वंद्व को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। हम बात करें कि भाषा शैली की, भाषा और विषय की विविधता, अलग अलग अनूठापन, अलगपन, एक पुनरावृत्ति नहीं है कहीं इनकी, तो इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है, अर्थात सच्चाई को सीधे सपाट तरीके से कह देते हैं, और उसी सच्चाई को कहने से उनकी कविता में सौंदर्य भी आता है, जो सौंदर्य बहुत नेचुरल होता है, सहज होता है, कुदरती होता है। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है, कि ये जीवन को बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए संशय, संभ्रम और प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द नहीं है, अर्थात इनकी कविता पढ़ करके हमारे मन में कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता, कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, बल्कि हमें जीवन दर्शन के बारे में जानकारी ही प्राप्त होती है। हम बात करें बच्चों, आज की जो कविता है, हम जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, पहली कविता इनकी, हमारी पाठ्य पुस्तक में इनकी 2 कविताएं दी हुई हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी। इस वीडियो के माध्यम से हम पहली कविता के बहाने पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस कविता का हम परिचय देखें तो कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है, लोगों को डाउट हो रहा है कि आजकल का जो ज़माना है, ये समय है, ये जीवन है, ये यांत्रिकता के दबाव से कहीं कविता अपना अस्तित्व ही ना खो दे। आज लोग टाइम पास के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए, अपने मन की बात को कहने के लिए कविता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अर्थात उसकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि नष्ट हो जाए। हम मैकेनिकल हो गए हैं, यांत्रिक हो गए हैं, हमने हमारे जो अपने बात कहने के तरीके और ढूंढ लिए हैं। तो कविता, तो इस प्रश्न का वो जवाब देने का इस कविता के माध्यम से प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि कविता और कविता की अपार संभावनाएं इस कविता के माध्यम से वो खोजने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि चाहे कितनी भी यांत्रिकता आ जाए, कविता अपना स्थान कभी नहीं खो सकती है। बच्चों हम बात करें इसके सार की, इसके जिस्ट की। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक अपनी यात्रा पूरी करती है। एक और प्रकृति है, नेचर है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, उसकी उड़ान कहीं ना कहीं बंधन है उसके अंदर, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो एक हद है उसकी। ऐसे ही फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, फूल खिलता है, समय पाकर वो मुरझाता भी है, तो कहीं ना कहीं इनका अंत भी है। ठीक है, चिड़िया की उड़ान की हद है, बंधन है, और फूलों के खिलने और मुरझाने का नियत समय है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं, उनकी कोई सीमाएं नहीं है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है। कविता भी देखा जाए तो बच्चों के खेल की तरह शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य ये मात्र उपकरण हैं, एक साधन मात्र हैं, ये साध्य नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, जहाँ कहीं सृजन की बात करेंगे, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। अर्थात कविता किसी सीमा में बंधकर नहीं रह सकती है, वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। ये कविता किसी सीमा के बंधनों को नहीं मान सकती है। तभी तो कहते हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना असीम है, अथाह है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अब बच्चों हम बात करें, इसके कविता को पढ़ने का प्रयास करें, इसके भाव को समझने का प्रयास करें। इस कविता को मैंने पदों में, खंड में बांटा है। पहला हम खंड लें इसका। कवि कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। बच्चों, इस पद में 2 वर्ड ऐसे आए हैं
जो थोड़े से समझने की आवश्यकता है। एक है माने, माने मीन्स मतलब, अर्थ, मीनिंग, और उड़ान, उड़ान मीन्स परवाज। जैसे इस पिक्चर में आपको ये जो चिड़िया है ये उड़ती हुई दिखाई देती है। तो ये चिड़िया तो अपने पंखों के सहारे उड़ रही है, लेकिन कविता है, कविता बिना पंखों की उड़ान को प्राप्त करती है। हम बात करें इसके भावार्थ को, कवि कहते हैं कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। कविता भी एक रचनात्मक है, उसमें हम सृजन करते हैं। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है, जिसमें कवि की कल्पनाएं उड़ान भरती हैं। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। वह कहते हैं, वो चिड़िया की उड़ान के बारे में ये कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है, उसकी सीमाएं नहीं होती हैं। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है, विशाल होती है, फैली हुई होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है, बहुत आगे है। बच्चों, अब हम इसका दूसरा पद लें। पहले पद में कवि ने अपनी जो कविता की जो उड़ान है उसकी तुलना पक्षी की या चिड़िया की उड़ान से की है। अब यहाँ उसकी वो तुलना है वो फूल के खिलने और मुरझाने से और उसकी महक से करते हैं। वो कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, फूल क्या जाने। बच्चों, हम इसमें एक नया शब्द आया है, महकना। हालांकि हमने इसको पहले ही पढ़ा है। महकना मतलब खुशबू बिखेरना, सुगंध फैलाना। तो जो फूलों की जो सुगंध है वो सीमित होती है। एक समय पर आकर के फूल सुगंध देते हैं और बाद में मुरझा कर जाते हैं और वो सुगंध देना बंद कर देते हैं। लेकिन कविता की सुगंध श्रोता के मन में, पाठक के मन में हमेशा बनी रहती है। इसका भावार्थ देखें हम। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है, बड़ी होती है, उत्थान को प्राप्त होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते, उनका कोई सामी नहीं है। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति, उनका अंत निश्चित होता है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हम बात करें कविता की, कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, श्रोता के मन में, पाठक के मन में। इस बात को फूल नहीं समझ पाते। बच्चों, हम बात करें इसके अब तीसरे पद के बारे में। कवि कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक करदे के माने, बच्चा ही जाने। तो यहाँ कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया गया है कि बच्चे जिस प्रकार किसी भी चीज़ से खेलने लगते हैं, तो उसी प्रकार कवि के मन में कौन सी बात कब कविता का रूप धारण कर लेगी, कोई नहीं जानता। बच्चों, अब इसमें पूरी कविता में देखा जाए तो यहाँ पक्षी के माध्यम से तुलना की है, फूलों के माध्यम से तुलना की है, और बालकों के खेल से तुलना की है। अब हम अंतिम पद का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं, कविता को बच्चों के खेल के समान कवि मानते हैं। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, खेल है। शब्दों के साथ कवि खेलता है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। पता नहीं कौन सी बात कवि के हृदय को चुभ जाए, कवि के हृदय को लग जाए, उसको वो अनुभूति उत्पन्न हो जाए, जिससे वो जो बात है वो कविता के रूप में कवि के माध्यम से प्रकट हो जाए। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है कि उसको बाहरी संसार में क्या अनुभूति होती है और उसके आंतरिक संसार में अर्थात मन में क्या अनुभूति हो रही है।
वह उसे अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है, उसे किसी बात की परवाह नहीं है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होते। कविता सभी बंधनों से परे है, असीम है, अपरिमित है। बच्चों, हम बात करें इस कविता के काव्य सौंदर्य की और भाव सौंदर्य की। कई बार ये सीबीएसई में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करें इसके काव्य और भाव सौंदर्य की, तो इस कविता में कविता के अपार संभावनाओं के बारे में बताया गया है। कविता की भाषा सरल, भावानुकूल और साहित्यिक खड़ी बोली में कवि ने अपनी सहज अभिव्यक्ति दी है। चिड़िया क्या जाने वह फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता में लाक्षणिकता है। यहाँ कविता में जो शब्दों के साधारण अर्थ न करके उसके लाक्षणिक अर्थ लिए गए हैं। कविता की उड़ान भला वह बच्चों के बहाने में देखा जाए तो वर्णों की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है। कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है, क्योंकि कविता की जो रचनात्मकता है वो व्यापक है, कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत विशाल है, फैली हुई है। बच्चों, फूलों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है कि बच्चा है वो किस प्रकार अपने आप को वो कितना सरल स्वभाव का होता है और उसकी अभिव्यक्ति भी कितनी सहज और सरल होती है। कविता मुक्त छंद में लिखी गई है और इसमें शांत रस की छटा विद्यमान है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कविता है, कविता के बहाने समझ आई होगी और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस कविता का भाव समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।